अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मिलर हार्ले ज़ूलॉजी 5 एडिशन के चैप्टर नंबर 25 कम्युनिकेशन 2, इसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स अदर देन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इसका एक पोर्शन यानी कि फ़र्स्ट पोर्शन इस टॉपिक का हम पिछली क्लास में या पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, और आज के इस लेक्चर में हम उसी लेक्चर का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स अदर देन बर्ड्स एंड मैमल में एवोल्यूशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, ऐसे वर्टिब्रेट्स जो बर्ड्स या मैमल नहीं हैं, इसके अलावा जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, मतलब कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं इसका एक ओवरव्यू बताता चलूँ। वो साइंटिस्ट कुछ एविडेंसेस कलेक्ट कर चुके हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है ये कैसे इवॉल्व हुआ। तो साइंटिस्ट या ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं कि जो प्रिमिटिव एनिमल्स थे उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो फ्रंट वाला एरिया होता है, जैसे ईसोफेगस है, उसके साथ ही एक पार्ट था और उस पार्ट को हम एंडोस्टाइल कहते थे। ये एंडोस्टाइल एक्चुअली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका एंटीरियर पार्ट था और इसमें कुछ फूड के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते थे। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कि वो जो एंडोस्टाइल था जो कि ईसोफेगस के साथ ही था, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट था, उसने क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम से अपने कनेक्शन को लूज़ कर लिया। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम से उसने अपने कनेक्शन को लूज़ कर लिया तो उसने अपनी स्ट्रक्चर को भी चेंज कर लिया, उसने अपने फंक्शन को भी चेंज कर लिया। तो जब उसने स्ट्रक्चर को चेंज किया तो डेफिनेटली उसका फंक्शन तो चेंज हो ही जाना है। तो उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल्स प्रोड्यूस हुए वो सेक्रेटरी थे, जिस वजह से इस एंडोस्टाइल से वो कन्वर्ट हो गया कि इसके अंदर एक सेक्रेटरी टिश्यू के अंदर, और इस सेक्रेटरी टिश्यू ने डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। तो अब वो जो टिश्यू था, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट था, अब वो एक ग्लैंड बन चुका है। और चूँकि हमारा जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके ईसोफिगस रीजन में ये ग्लैंड है, तो ये जो ग्लैंड है इसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो एक्चुअल में इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि वाई थायराइड ग्लैंड इज़ प्रेजेंट इन द नेक रीजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि चूँकि ये एंडोस्टाइल से इवॉल्व हुआ है, और यानी कि ये चूँकि ये एंडोस्टाइल से बना है और ये एंडोस्टाइल प्रेजेंट थी वर्टिब्रेट के नेक रीजन में, इसी वजह से ये जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है वो नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट करता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में इस हार्मोन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं एविडेंसेस कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास थायराइड ग्लैंड है इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है। तो इस एवोल्यूशन के लिए हमारे पास जो एविडेंसेस हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो इसी एविडेंसेस में पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वाई थायराइड ग्लैंड इज़ इन नेक रीजन, कि ये नेक रीजन में क्यों होता है। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, चूँकि नेक रीजन वो जगह है जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंटीरियर रीजन होता है। तो चूँकि एंडोस्टाइल वहीं पर थी और इसी से ये चेंज होके थायराइड ग्लैंड बना है, इसी वजह से इसकी जो लोकेशन है वो नेक रीजन है। तो इसी को स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि एक पाउच लाइक थी स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, उसने लूज़ कर लिया अपने फंक्शन को और कनेक्शन को, और वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, सेक्रेटरी स्ट्रक्चर के अंदर। अब अगर वो सेक्रेटरी स्ट्रक्चर बन गई है तो डेफिनेटली पहले वो डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर थी, अब कन्वर्ट हो गई है सेक्रेटरी स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका फंक्शन भी चेंज हो गया। अब हम इसकी शेप्स को देखते हैं कि ये जो हमारे पास एंडोस्टाइल था पहले, जो कि डाइजेस्टिव पार्ट था, अब ये सेक्रेटरी सेल्स बन गए हैं। तो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में इसकी शेप्स कैसी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, वो कहता है
कि डिफरेंट एनिमल्स में इसकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। इसकी कौन कौन सी शेप हो सकती है या किस फॉर्म में ये हो सकता है? वो कहता है कि डैट में बी सिंगल, मतलब ये है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें ये एक ही लोब होता है, एक ही स्ट्रक्चर होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल लोब्ड थायराइड ग्लैंड। तो कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये सिंगल लोब्ड होता है? तो वो कहता है कि मे बी सिंगल, कि मतलब ये कि ये सिंगल शक्ल में हो सकता है। तो कौन से एनिमल में हमारे पास फिशेज़ हैं जिनके अंदर ये सिंगल होता है, हमारे पास रेप्टाइल्स हैं जिनके अंदर सिंगल लोब होता है, और इसके अलावा कुछ मैमल्स भी हैं जिनके अंदर थायराइड ग्लैंड ओनली सिंगल लोब पर कंसिस्ट करता है। उसके बाद दूसरी शेप या दूसरी कंडीशन है या दूसरी फॉर्म आप कंसिडर कर सकते हैं। वो कहता है कि डैट हैव मैनी लोब्स, मतलब ये कि थायराइड ग्लैंड एक से ज़्यादा लोब्स में भी प्रेजेंट होता है। लोब्स मीन उसके पार्ट्स, एक्सटेंशंस। तो वो कहता है कि अब फिशेस, रेप्टाइल्स एंड कुछ मैमल्स के अंदर तो ये सिंगल लोब में होता है, लेकिन वो कहता है कुछ अदर मैमल्स ऐसे हैं जिनमें एक लोब की बजाय बहुत सारे लोब्स होते हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि इन अदर एनिमल इट हैव मैनी लोब्स, मतलब फिशेस, रेप्टाइल्स और कुछ मैमल के अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे पास हैं उनके अंदर इसके जो लोब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ये मल्टी लोब्ड होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये वाला हमारे पास जो अब एंडोस्टाइल से एवोल्यूशन के प्रोसेस के बाद ये हमारे पास बन चुका है थायराइड ग्लैंड, ये हार्मोन कौन कौन से सेक्रीट करता है? तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि ये हार्मोन निकालता है थायरॉक्सिन। अब देखिएगा कि ये हार्मोन एक ही निकालता है थायरॉक्सिन, और इसी हार्मोन की आगे दो किस्में हैं। एक्चुअल में तो ये थायरॉक्सिन है, लेकिन इसके अंदर आयोडीन एलिमेंट जो है, आयोडीन जो एटम है, उसकी तादाद की बिना पर इसको दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक थायरॉक्सिन ऐसा होता है जिसमें आयोडीन के 3 एटम होते हैं, उसे हम ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, और एक में 4 होते हैं तो उसे थायरॉक्सिन कहते हैं। तो जिसमें 4 होते हैं उसे हम T4 कहते हैं, जिसमें 3 होते हैं उसे हम T3 कहते हैं। तो मतलब ये है कि ये दोनों हार्मोन्स निकलते कहाँ से हैं? थायराइड ग्लैंड से। तो देखिए कहता है कि इसके जो मेजर हार्मोन्स हैं वो थायरॉक्सिन यानी कि T4 है, और ट्राई आयोडोथायरोनिन वो कौन सा है? T3 है। तो ये दो हार्मोन्स हैं जो एक्चुअल में निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं? थायराइड ग्लैंड से। उसके बाद स्टूडेंट्स इन दोनों हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में हमें बता रहा है कि इन दोनों हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं। तो वो कहता है कि ये दोनों हार्मोन जो हैं ये कंट्रोल कर रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म को। डेफिनेटली वी नो डैट कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? डिफरेंट जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसमें फूड की ब्रेक डाउन हो रही होती है, उसके बाद स्मॉल जो मॉलिक्यूल जब मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, ये सारा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म होता है। और इसी मेटाबॉलिज्म को डेफिनेटली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। सो ये हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। उसके बाद सबसे पहले तो ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड टिश्यू डिफरेंशिएशन है, तो हम देखते हैं कि ये होता क्या है। स्टूडेंट्स होता ऐसे है कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है तो जाइगोट में क्लीवेज होती है। तो क्लीवेज क्या होती है? जब सेल डिवाइड करते हैं ना पहली दफ़ा जाइगोट में, तो उसे क्लीवेज कहा जाता है। तो क्लीवेज के बाद डिफरेंट जर्म लेयर्स बनती हैं। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे तो फिर उसमें 3 एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनेगी। अगर डिप्लोब्लास्टिक होंगे तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनेगी। तो ये जो जर्म लेयर्स हैं इनसे आगे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ बनते हैं। तो वो टिश्यूज़ डिफरेंशिएट होते हैं कि कौन से सेल्स, कौन से पार्ट ने कौन से या कौन से टिश्यू ने आगे कौन सा बॉडी आर्गन बनाना है। फॉर एग्जांपल स्किन है, एक आर्गन है, तो इसमें भी डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं। हमारे बॉडी के आर्गन हैं वो भी टिश्यूज़ से मिलकर बने हुए हैं। तो यानी कि टिश्यूज़ का डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाना, इसे टिश्यू डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो ये हार्मोन जो है वो टिश्यू डिफरेंशिएशन भी करवाता है।
उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके बाकी फंक्शंस देखते हैं। वो कहता है कि हमारे पास T3 और T4 के फंक्शंस क्या हैं। T3 मीन ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 मीन थायरॉक्सिन। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो कहाँ से निकलते हैं? दीज बोथ आर सेक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। अब वो कहता है कि ये सबसे पहले तो ये बॉडी का ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, ये वो कंट्रोल करता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने स्टार्ट में कहा था कि ये वो एंडोक्राइन सिस्टम है उन वर्टिब्रेट्स का जो ना तो बर्ड्स हैं और ना ही मैमल्स हैं। तो इट मीन ये एम्फीबियंस हो सकते हैं, ये फिशेज़ हो सकती हैं, ये रिप्टाइल्स हो सकते हैं। तो इन कैटेगरीज़ के अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम बर्ड्स और मैमल में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। तो अब हम यहाँ पर फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 यानी कि थायरॉक्सिन हम कोलेक्टिवली कह सकते हैं। तो इसका फंक्शन अब हम पढ़ने लगे हैं। जो फ्रॉग के अंदर लार्वा होता है जिसे हम टैडपोल लार्वा कहते हैं, उस टैडपोल लार्वा के अंदर थायरॉक्सिन या जो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन निकालता है उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि टैडपोल में वो कहता है कि जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैं उनमें ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मोस्ट ऑफ एनिमल में जो थायराइड ग्लैंड की सेक्रेशंस है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं, लेकिन टैडपोल जो कि लार्वा है एम्फीबियंस का या जो फ्रॉग वगैरह का जो टैडपोल लार्वा है उसके बारे में अब बता रहा है। वो कहता है कि टैडपोल लार्वा में या एम्फीबियन में ये मेटामॉर्फोसिस को भी कंट्रोल करता है। तो हम कह सकते हैं कि इट आल्सो कंट्रोल द मेटामॉर्फोसिस इन द एम्फीबियन। तो अब ये जो हमारे पास हार्मोन है डेट इज़ नोन एज थायरॉक्सिन, तो इसके कंबाइन इफ़ेक्ट्स कौन से हैं? तो कंबाइन इफ़ेक्ट्स मीन कि ये डिफरेंट अदर हार्मोन्स के साथ मिलकर बॉडी के ऊपर कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करवाता है। तो इसे हम कंबाइन इफ़ेक्ट कहते हैं। मतलब ये हार्मोन बाकी हार्मोन के साथ मिलकर जो फंक्शन करेगा उसे हम क्या कहेंगे? कंबाइंड इफ़ेक्ट्स ऑफ थायरॉक्सिन। तो इसके कंबाइंड इफ़ेक्ट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट द tadpole, that is the larva of amphibians. So what is the role of thyroxine on the tadpole larva of amphibian and how they can perform the actions on such type of larva? तो वो कहता है कि ये हमारे पास जो थायरॉक्सिन है इसकी कंसंट्रेशन और बाकी जो अदर हार्मोन्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है ये कंबाइन तौर पर कौन कौन से फंक्शन करती है। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि टैडपोल लार्वा के अंदर अगर कंसंट्रेशन लो हो T4 और T3 की यानी कि थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन की, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन की। यहाँ पर देखें ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के साथ मिलकर कोई काम करवा रहा है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि लो कंसंट्रेशन हो टैडपोल लार्वा के अंदर थायरॉक्सिन यानी T4 और T3 की, और हाई कंसंट्रेशन हो प्रोलैक्टिन की, तो टैडपोल लार्वा के ऊपर कौन सा इफ़ेक्ट होता है? तो दो इफ़ेक्ट होते हैं। पहला इफ़ेक्ट ये होता है कि ये लार्वल ग्रोथ करवाता है, यानी कि थायरॉक्सिन यानी कि T4 और T3 की कंसंट्रेशन कम हो और प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो टैडपोल लार्वा में, तो ये क्या करवाता है? पहला काम जो करवाता है ये लार्वा के साइज़ को इंक्रीज़ करवाता है, और ये जो दूसरा काम करवाता है ये मेटामॉर्फोसिस को स्टॉप कर देता है। अब यहाँ पर ग्रोथ का तो हमें पता है कि लार्वा को के साइज़ जो है ये उसको स्टिमुलेट करेगा कि लार्वा की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, लेकिन हमने मेटामॉर्फोसिस को देखना है ये क्या होती है। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई लार्वा बनता है तो वो डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स में चेंज होकर आगे अडल्ट बनता है। तो डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स में चेंज होने के अमल को, अडल्ट फॉर्म हासिल करने के अमल को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये कंबाइन इफेक्ट है थायरॉक्सिन और प्रोलैक्टिन का कि जब ये लो होता है T4 और T3, इन अदर वर्ड्स हम थायरॉक्सिन कह सकते हैं, और हाई कंसंट्रेशन होती है प्रोलैक्टिन की, तो लार्वल ग्रोथ ज़्यादा होती है और मेटामॉर्फोसिस रुक जाती है। ये एक इफेक्ट है। अब हम इसका दूसरा इफेक्ट देखते हैं। वो कहता है कि जब टैडपोल लार्वा जब थोड़ा ग्रो करता है
तो उस वक्त लार्वा का जो ब्रेन होता है उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस डेवलप हो जाते हैं। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस डेवलप हो जाएंगे तो वो एक हार्मोन रिलीज़ करेंगे जिसका नाम होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब वो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायरोक्सिन निकालेगा। याद रखिए पहली कंडीशन में हमने कहा लो T4 एंड T3। तो जब लो T4 एंड T3 होगा तो लार्वा की ग्रोथ ज़्यादा होगी। जब लार्वा की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उसमें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रो करेंगे और जब वो ग्रो करेंगे तो हार्मोन निकालेंगे। कौन सा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके थायराइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। और जैसे ही थायराइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वही हार्मोन प्रोलैक्टिन को कम कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के डेवलप होने के बाद ये वाली जो चीज़ है उलट हो जाएगी। मतलब T4 और T3 की कंसंट्रेशन यहाँ पर लो है तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर हाई प्रोलैक्टिन है तो इधर जो प्रोलैक्टिन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से टोटल फंक्शन उलट हो जाएगा। तो अब यही बात वो करता है कि इन टैडपोल हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप हो जाते हैं और ये रिलीज़ करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। यानी कि अब याद रखिए पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ये दो हार्मोन निकाल रहे हैं। एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि थायरोक्सिन निकालो, और यही ग्लैंड हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक और हार्मोन निकाल रहे हैं जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा? वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर देगा। तो प्रोलैक्टिन इनहिबिट हो गया, थायराइड से थायरोक्सिन ज़्यादा हो गया। तो ये वाली कंडीशन इस कंडीशन से उलट हो गई। तो अब क्या होगा कि ये वाली कंडीशन, ये वाले 2 पॉइंट इस 2 पॉइंट से उलट हो जाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ये 2 पॉइंट इन 2 पॉइंट से उलट हो जाएंगे या अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? थायराइड स्टिमुलेट द लार्वल ग्रोथ। तो इधर क्या है? स्टिमुलेट द मेटामॉर्फोसिस। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टॉप हुई थी, यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टिमुलेट हो गई है। दूसरा है स्टिमुलेट द लार्वल ग्रोथ। इधर हमारे पास क्या हो गया? इनहिबिट द लार्वल ग्रोथ। तो स्टूडेंट्स एम्फीबियन के टैडपोल लार्वा के अंदर हमने इसके डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं जा फिशेज हमारे पास जो हैं इनके अंदर ये जो थायराइड ग्लैंड है इसकी कौन सी शक्ल होती है, यहाँ पर हम इसको कहते क्या है और फंक्शन कौन से करता है, ये तो हमने अभी पढ़ा है एम्फीबियंस में। तो जा फिशेज में स्टूडेंट्स वो कहता है कि ये नियर द ईसोफेगस होता है। उसके बाद ये मैनी ग्लैंड्स होते हैं। मतलब यहाँ पर तो ये जो डिफरेंट हमारे पास, अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस की जो ईसोफेगस होती है उसके पास बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड्स को हम अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड्स कहते हैं। याद रखिए अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड इज़ आल्सो मोडिफाइड फॉर्म ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो इसी थायराइड ग्लैंड को फिशेज यानी कि जा फिशेज के अंदर हम क्या कह रहे हैं? अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड। तो वो कहता है कि नियर द ईसोफेगस होता है, ये बहुत सारे होते हैं और वहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं? अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड। और ये जो अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड है ये क्या करता है? सेक्रीट करता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। और ये जो कैल्सीटोनिन है ये फिशेज के ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। तो हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि कैल्सीटोनिन क्या करता है? रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम इन द फिशेज। तो स्टूडेंट्स एम्फीबियन में भी पढ़ लिया और हमने जा फिशेज में भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड की एवोल्यूशन है वो हमने पढ़ ली है। अब इसके अलावा कुछ हम ग्लैंड्स देखते हैं जो कि अदर देन बर्ड्स एंड मैमल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वर्टिब्रेट भी हैं लेकिन ना तो बर्ड्स हैं ना मैमल हैं, उनके अंदर थायराइड ग्लैंड के अलावा कुछ ग्लैंड्स हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने लगे हैं
वो हमारे पास कुछ टिश्यूज़ हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमैफिन टिश्यूज़। याद रखिए कि ये जो क्रोमैफिन टिश्यूज़ हैं, इनका दूसरा नाम है एड्रीनल ग्लैंड। तो डेफ़िनेटली स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ये किडनी के टॉप के ऊपर होते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट एनिमल्स की, जो ना तो बर्ड्स हैं ना मैमल्स हैं, तो उनके किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमैफिन टिश्यूज़। और क्रोमैफिन टिश्यूज़ सेम काम करते हैं एड्रीनल ग्लैंड का, इसीलिए यहाँ पर मैंने एड्रीनल ग्लैंड लिख दिया है। अब ये कौन कौन से काम करते हैं हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं, तो वो कहता है कि ये नियर द किडनी होते हैं, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद ये जो हार्मोन्स निकालते हैं ना, पहला हार्मोन है एपिनेफ्रिन, और याद रखिए इसी एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है एड्रीनालिन। उसके बाद ये दूसरा हार्मोन निकालते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, और इसी नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है नॉर एड्रीनालिन। तो उसका मतलब ये हुआ कि एड्रीनल ग्लैंड या क्रोमैफिन टिश्यू जो किडनी के टॉप के ऊपर होते हैं या नियर द किडनी होते हैं, वो दो हार्मोन निकालते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन को हम एड्रीनालिन भी कहते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन को हम नॉर एड्रीनालिन भी कहते हैं। अब हम इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला इनका जो फंक्शन है वो है वैजो कंस्ट्रिक्शन। सो व्हाट इज़ वैजो कंस्ट्रिक्शन? तो स्टूडेंट्स, ब्लड की वेसल का तंग हो जाना वैजो कंस्ट्रिक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा अंडरस्टैंड करिएगा कि जब खून की नाली तंग होगी तो उसमें से गुजरने वाला जो ब्लड होगा उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जब वो प्रेशर बढ़ेगा तो वो टिश्यूज़ तक भी जल्दी पहुँचेगा। अच्छा, जब वो टिश्यूज़ तक जल्दी पहुँचेगा तो वापस हार्ट में भी जल्दी आएगा, और जब वापस हार्ट में जल्दी आएगा तो ब्लड उसको पंप भी जल्दी करेगा। तो यहाँ पर तीन चीज़ें एक ही बात के अंदर हमने डिस्कस कर ली हैं। वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, साथ में हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी। तो इसी बात को हमने कहा है कि ये हार्मोन क्या करते हैं, वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट रेट इंक्रीज़ होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और साथ में इनका एक एडिशनल फंक्शन है कि ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज़ करवाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये पहला फंक्शन हमने पढ़ा है, उसके बाद हम इसका दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं। तो ये एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले ये जो हार्मोन्स हैं, ये डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए भी काम आते हैं। तो चूँकि इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है, उन रिस्पॉन्सेज को हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज कहते हैं। सो डेट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जो इनके हार्मोन्स हैं, यानी एड्रीनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं, वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज को भी कंट्रोल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज को मज़ीद एक्सप्लेन किया जा सकता है, चूँकि इसमें दो नर्वस सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सो इनको आगे हम बर्ड्स और मैमल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हमने इनको एक्सप्लेन नहीं करना। सो हम ये कह सकते हैं कि इसके दो मेन फंक्शन हैं, वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाना, और वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से इन ब्लड का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है, और इसमें साथ एक एडिशनल ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। और दूसरा इनका फंक्शन है कि जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, ये उनको भी कंट्रोल करते हैं।